दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, किस महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? किस महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? तो दोस्तों जो है हम्मीर महाकाव्य में। किस में? हम्मीर महाकाव्य में। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। तो हम्मीर महाकाव्य, आइए देखते हैं इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार, हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में वासुदेव एवं गुवक का नाम उल्लेख है। वासुदेव एवं गुवक का नाम जो है प्रसिद्ध है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। विकल्प मान लीजिए, ये हो सकते हैं समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राज्य कार्य पद्धति से। दोस्तों ध्यान रखिए, मनुस्मृति जो है मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से संबंधित है। तो आइए इसके प्रमुख तत्वों के बारे में जानते हैं। मनुस्मृति, जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ हैं। कितनी हैं? कुल 18 स्मृतियाँ हैं। सम्मिलित हैं कि रचना मनु द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था को तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। किसको? मनु को प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट, आला उदल संबंधित है। आला उदल संबंधित है चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से, पन्ना से। चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से, पन्ना से। तो दोस्तों आला उदल जो है महोबा से संबंधित से। किससे थे? महोबा से संबंधित है। आइए इनके कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जानते हैं। आला उदल महोबा से संबंधित है। ये चंदेल शासक परमार्दिदेव, कहाँ के शासक? चंदेल शासक परमार्दिदेव जिन्हें परमल भी कहा जाता है, के सेनानायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डट कर सामना किया। कितना? 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डट कर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद बरदाईकृत पृथ्वीराजु रासों में प्राप्त होता है एवं परमाल रासों तथा जगनीकृत आलाखंड से प्राप्त होता है। ये 3 पुस्तकों में प्राप्त होता है। यानी पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई की रचना है, परमार रासो तथा जगनिक का आलाखंड से इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। विकल्प देखिए, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, मालवा का, विदर्भ का। तो दोस्तों जेजाक भुक्ति जो प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। किसका? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का नाम जो था जेजाक भुक्ति था।
आइए इसके प्रमुख तत्वों के बारे में जानते हैं। जिजाक बुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जिजाक बुक्ति कहलाया गया। यानी जय सिंह या जेजा के नाम से यह प्रदेश जिजाक बुक्ति कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था कौन था? जय सिंह, हर्ष, गोविंद चंद्र, जयचंद्र। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था दोस्तों? जय सिंह था। जय सिंह था। आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में जानते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक जय सिंह 1128 से 1154 ईस्वी था। उसी के शासनकाल के दौरान 1148-1149 ईस्वी में कल्हड़ ने अपनी महान कृति 1148 और 49 में कल्हड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 8000 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। प्रथम 3 तरंग में, कितने तरंग में? 3 तरंग में कश्मीर के इतिहास का परंपरागत वर्णन है। चौथे से छठे तरंगों में कारकोट तथा उत्पल वंशों का, चौथे से छठे में किसका वर्णन है? कारकोट तथा उत्पल वंश का, कारकोट तथा उत्पल वंश का वर्णन है। 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास है। 7वें और 8वें, 7वें से 8वें में किसका वर्णन है? लोहार वंश का इतिहास का वर्णन है। लोहार वंश के इतिहास का वर्णन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। विकल्प आप लोगों के सामने है, गेहूं की, चना की, जौ की, मक्का की। तो दोस्तों मक्का की खेती नहीं करता था। किसका? मक्का की खेती 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान जो है मक्का खेती नहीं करता था। आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं। कृषि भारतीयों की जीविका का मुख्य आधार था। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक ही थी। उर्वर भूमि एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यहाँ उपज बहुत अधिक होती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें बोई जाती थीं। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूँ, जौ, चावल, कपास और चना आदि की खेती करते थे। गेहूँ, जौ, चावल, चना आदि की खेती भारतीय कृषकों द्वारा की जाती थी, परंतु वे मक्के की खेती नहीं करते थे। इब्न बतूता के अनुसार किसान साल में 3 फसलें काटते थे। धान, गेहूँ, ईख और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उपजाए जाते थे। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के, गयासुद्दीन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, अकबर के। तो दोस्तों जौनपुर नगर मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में, मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में आइए देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 309 नगरों की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने 309 नगरों की स्थापना की थी। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और जौनपुर प्रमुख थे। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और जौनपुर जो है ये प्रमुख थे। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक
को जौना खां के नाम से भी जाना जाता था, के याद में जौनपुर की स्थापना किया था। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर का एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था। कौन था? जौनपुर का मलिक सरवर। मलिक सरवर। जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना, इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। क्या था? मलिक सरवर जो है मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस-सर्क यानी पूर्व का स्वामी, मलिक सरवर को मलिक उस-सर्क या पूर्व का स्वामी भी कहा जाता है, तथा ख्वाजा जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। कब? 1479 में। किसने? बहलोल लोदी ने इसे दिल्ली का अंग बना लिया, दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? सती प्रथा का, बाल विवाह का, जौहर प्रथा का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है जौहर प्रथा का शुरुआत जो है राजपूत काल में हुई थी। जौहर प्रथा, जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूत काल में हुई थी। आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चीता में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय बढ़ी, तथापि ये पहले से चली आ रही थी। इसलिए जौहर प्रथा का शुरुआत जो है राजपूत काल में हुआ। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी, मालधर बसु, पार्थसारथी, सायण। तो दोस्तों हेमचंद्र सूरी था। कौन? हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी जो है मध्यकालीन विद्वानों में जैन धर्म का अनुयायी था। आइए इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में जानते हैं। हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वान लेखों में जैन धर्म का अनुयायी था। वह जय सिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। उसी से प्रभावित होकर जय सिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया और उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई, जो अनंतर एक जैन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? आगरा को, दिल्ली को, वाराणसी को, जौनपुर को। तो दोस्तों जो है जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। ये शेरशाह सूरी के समय में शिक्षा का केंद्र भी था। शिक्षा का बताया जाता है कि शेरशाह सूरी जौनपुर में अपना शिक्षा ग्रहण किया था। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।